नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। बीते 2 दिनों से तकरीबन एक अतुल सुभाष की कहानी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुरुषों को लेकर नए नए तरीके की बहस छिड़ रही है। कोई पुरुषों को सही बता रहा है और उनकी पत्नियों से प्रताड़नाएं झेलने का आरोप लगा रहा है, तो कोई कह रहा है नहीं, अधिकतर मामलों में पुरुषों की ही कमी होती है। एक आध ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें पत्नियां गड़बड़ निकल जाती हैं। बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बीते कई दिनों से यही कहानी लगातार वायरल हो रही है और लोग इस पर अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पूरी कहानी की और इसमें दर्ज हुए 9 ऐसे एफआईआर जिनके बाद से जिस व्यक्ति ने अपनी जान दी यानी अतुल सुभाष, उनको लेकर बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उन्हें मरने के बाद भी जस्टिस मिल जाए। अतुल ने जब अपनी जान दी तो उन्होंने एक तख्ती वहां पर छोड़ी थी जिसमें लिखा था न्याय अभी बाकी है। और क्या मरने के बाद भी उस व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा? आज हमारे देश की सिस्टम पर भी, देश में न्यायिक प्रणाली को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है? क्या इस देश में अगर ऐसे ही आरोप किसी पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगाए होते तो क्या पत्नी के मरने के बाद उस पति को आजाद छोड़ा गया होता? जिस तरीके से अभी तक निकिता जेल से बाहर है और उनका कोई अता पता नहीं। ये तमाम सवाल हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष की कहानी क्या है। साल 2019 में अतुल सुभाष, जो पेशे से एक एआई इंजीनियर बेंगलुरु में रहकर काम करते थे, उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट के सहारे निकिता से दोस्ती की। निकिता मूल रूप से जौनपुर की रहने वाली हैं। वहीं अतुल सुभाष, अगर उनकी पीढ़ी की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यहीं से प्रारंभिक शिक्षा वगैरह करने के बाद वो पढ़ने में काफी तेज भी थे और एक एआई इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद बेंगलुरु में अतुल जॉब करते हैं। कमाई बहुत ज्यादा होती है जिसको देखकर पत्नी का ही मन बदल जाता है। मैंने पहले बताया 2019 में दोनों के बीच दोस्ती होती है मैट्रिमोनियल साइट के सहारे और 2021 में बनारस के किसी होटल में दोनों शादी करते हैं। इस शादी के बाद अतुल अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु रवाना हो जाते हैं। पत्नी भी एक अच्छी खासी कंपनी में दिल्ली में जॉब करती है। इसके बाद कुछ ही दिन तक इन दोनों के बीच रिश्ते सही रहते हैं। 2021 में ये शादी हुई थी और फिर एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद दोनों में अनबन शुरू हो जाता है। इसके बाद पत्नी अपने मायकों वाले से चूंकि ज्यादा बात करती थी, वहां से ज्यादा संबंध रखती थी, इस वजह से अतुल को भी दिक्कत होती थी। मायके वाले जो कहते थे वही निकिता करती थी और फिर उसके बाद अतुल को छोड़कर वापस लौट गई। इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अतुल ने जो कहानी अपनी अंतिम वीडियो में बताई थी उसी को लेकर बहस छिड़ी है। अतुल के मुताबिक उनकी पत्नी जिन 9 एफआईआर का जिक्र करते हुए जौनपुर के ही कोतवाली थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई थी, उनमें कई ऐसे आरोप लगाए थे जो बेबुनियाद थे। इनमें सबसे बड़ी कहानी है अननेचुरल सेक्स की। इसी को लेकर अतुल परेशान थे। इन सारी जो डिमांड थी, जो सारी एफआईआर थी, उसमें अतुल ने कहा कि सबकी सब झूठी और फ्रॉड थी, केवल मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। अतुल की बीवी यानी कि निकिता सिंघानिया जब भी किसी शादी, पार्टी वगैरह इत्यादि चीजों में जाती थी तो वो अतुल से पैसे की डिमांड करती थी और ना देने पर यह धमकी देती कि तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अतुल ने कहा कि मैंने हर बार कोशिश की कि रिश्ते जो है वो सुधर जाएं और फिर जिन केसों की बात चल रही है ऐसे कई पुरुष होंगे जो इन प्रताड़नाओं के शिकार हुए होंगे। इसी बीच अतुल एक जज से मिलते हैं जो जौनपुर में ही पोस्टेड है, रीता कौशिक। इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने सेटलमेंट के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। अब न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर क्या इसी तरीके से हर मामलों में सेटलमेंट के नाम पर जज भी पैसे लेते हैं? क्योंकि अतुल ने अपनी अंतिम वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया है, इन बातों पर अक्सर बहस होती रही है और कोई अपने अंतिम समय में शायद ही इस तरीके के आरोप लगाए। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यही कहा जा रहा है। अतुल ने बताया कि पत्नी 4 से 5 दिन तक नहाती ही नहीं थी। उन्होंने अपने एफआईआर में जिक्र किया है कि मैं शराब पीता था और फिर उनके साथ
बर्बरतापूर्ण यौन संबंध बनाने की कोशिश करता था। लेकिन आप समझिए कि जो 4 से 5 दिन तक नहाता तक नहीं, उसके पास आकर कोई कैसे जाएगा। उन्होंने कहा जब पत्नी सेक्स की डिमांड करती थी या फिर वो पहल करती थी ऐसी, तो मैं बार बार उन बातों को टाल देता था क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने अंतिम वीडियो में इस बात का जिक्र किया है। जो 9 एफआईआर अतुल पर दर्ज हुई थी, अब हम बारी बारी से आपको 9 एफआईआर के बारे में बताते हैं आखिर वो कौन कौन सी एफआईआर है। साल 2022 में 24 अप्रैल को पति के खिलाफ जौनपुर कोतवाली में क्राइम नंबर 115/2022 आईपीसी की धारा 498/323 बटे 504/506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। ये अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने करवाई। इस प्राथमिकी में यानी एफआईआर में जो है वो अतुल सुभाष, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को नामजद किया गया था। यानी कि इनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि ये लोग इस तरीके से अतुल के साथ मिलकर निकिता को प्रताड़ित करते हैं, यानी निकिता के ससुराल वाले। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अक्सर जो पत्नियां अपने मायके से ससुराल वालों से ज्यादा मायके से संबंध रखती हैं, उनके केसेस में ऐसा ही होता है क्योंकि वो ससुराल से ज्यादा फिर उनकी जो उनका स्नेह है, प्रेम है, वो मायके पर टिक जाता है और मायके वाले बिना कुछ सोचे समझे अक्सर अपनी बेटियों से ऐसी बातें करते हैं। अब यहीं से अतुल को टेंशन हो जाती है, दिक्कत हो जाता है क्योंकि 40,000 रुपए प्रति महीने उनको भत्ते के नाम पर भी देना था, मेंटेनेंस के नाम पर अपने बच्चे के लिए। निकिता को यह पता था कि 40,000 रुपए तो इसके लिए कुछ नहीं है। अब निकिता को लगता था कि वो किसी तरीके से पैसे और बढ़वाए। इसकी वजह से वो कह रही थी कि तुम्हें पैसे और देने चाहिए, मेरे पास और भी खर्चे हैं। अतुल कहते थे कि तुम मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, लेकिन निकिता एक मानने को तैयार थी। इसी सिलसिले में दोनों की रीता कौशिक से भी मुलाकात हुई थी। रीता कौशिक के सामने अतुल बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं और बातचीत करते हैं कि मैडम कैसे भी करके सेटलमेंट करवा दो, मुझे मेरा बेटा दिलवा दो और मुझे कोई मतलब नहीं रखना है इनसे। बदले में पहले तो जो सिंघानिया निकिता हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे थे सेटलमेंट के लिए। फिर इसके बाद रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई और इसके अलावा रीता कौशिक पर आरोप है कि उन्होंने सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की। उन्होंने कहा कि अतुल तुम इतना कमाते हो, तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए क्या है यार, तुम आसानी से दे सकते हो। अतुल ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और रहते भी तो मैं आपको क्यों दूं, मैं सही हूं। इस पर रीता कौशिक ने कहा कि फिर ठीक है, जाओ अपना देख लो। और ऐसे ही पुरुष फंसते हैं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन परिवार के नाम पर तुम्हें खर्च तो करने पड़ेंगे। ये सारी बातें होने के बाद अतुल जब हर जगह से थक हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने अंत में 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सभी को बताया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अतुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वीडियो अपना बना के उन्हें जारी जरूर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब जिंदगी से कोई हारता है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और ऐसा अतुल ने किया। इन्हीं 9 एफआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि अतुल के मन में बहुत ज्यादा कुंठा हो गई, ठीस हो गई कि अब वो इस न्यायिक प्रणाली से कैसे आगे उभरेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे कानूनों में बदलाव करना चाहिए। खुद कई बार कोर्ट भी ये मानने को तैयार होते हैं कि दहेज कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। अब ऐसे में सवाल है कि एक पुरुष, एक पति, अगर उसकी पत्नी कुछ इस तरीके के आरोप लगाती है तो वो खुद को कैसे सिद्ध कर पाएगा कि वो सही है और उसकी पत्नी गलत आरोप लगा रही है। अक्सर महिलाओं के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को, ये मैं इस बात पर नहीं कह रहा कि गलत होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों पर अगर आरोप लगा दिए जाते हैं तो उन पुरुषों को हे की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि किसी को पता नहीं होता कि सच्चाई आखिर क्या है। क्या एक बार सिर्फ आरोप लगा देना सच्चाई की बुनियाद बन जाती है, या फिर किसी महिला द्वारा किसी पुरुष पर आरोप लगाना ही सबसे बड़ी सच्चाई हो जाती है? ये तमाम सवाल अतुल की मौत के बाद उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुरुषों के लिए men2 हैशटैग चलाया जा रहा है। यह हैशटैग खूब वायरल हो रहा है, लोग इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिख रहे हैं। खुद कई सारी महिलाएं इस हैशटैग के साथ अपने कमेंट्स लिख रही हैं और वो यहाँ पर पुरुषों का सपोर्ट कर रही हैं, और वो खुद कह रही हैं कि हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण हम महिलाओं को भी दर्द झेलना पड़ता है, हमें भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तमाम बातें बनती हैं कि महिलाएं ऐसा करती हैं। इन सभी सवालों के साथ ही अतुल ने अपने आप को तो
खत्म कर लिया, लेकिन ढेर सारे सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर क्या आने वाले समय में किसी कानून में बदलाव होगा? क्या ऐसे कोई और अतुल नहीं बन पाएगा, या फिर इस तरीके से कोई निकिता सिंघानिया दोबारा किसी और के साथ ऐसा कारनामा कर पाएगा? अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम प्रतिक्रियाएं कल आपकी आई थी। आपने ढेर सारे सवाल भी पूछे थे, ढेर सारे जवाब भी दिए थे। अधिकतर का यही मानना था कि अतुल के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि आखिर कौन कौन से कानूनों का दुरुपयोग हो जाता है, कैसे वो सतर्क रहें और क्या क्या कदम उन्हें उठाने चाहिए। इसके अलावा आप अपने कमेंट को अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपके नाम के साथ ही उसका उत्तर भी लेके आएंगे और फिर आपको बताएंगे आखिर उस सवाल का जवाब क्या है, या फिर उस सवाल में आपकी क्या चीजें थी जिन्हें आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक बार फिर से हम आपके साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।